जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम पे आपने देखा था कि हमने कुछ फ्रेजेस डिस्कस किया था आपके साथ कि कुछ फ्रेज ऐसी होती हैं, कुछ उसमें वर्ब्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, तो उनके बाद हम लोग इन जनरल जीरन फॉर्म यूज़ करते हैं। ऐसा आपने देखा था। उसी सीरीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी वर्ड्स हमने दिखा दिए थे एग्जाम्पल में। अभी कुछ वर्ड और बाकी रह गए थे, उनको भी आई एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ताकि कभी भी आपके सामने आए तो दिक्कत ना हो। देखिए, वर्थ, हमने कहा था कि वर्थ भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके आगे हम जीरन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जरा समझना है यहाँ पे वर्थ को अलग से जरूर ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज वर्थ एक इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है और ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और उसके पूछे जाने की अपनी एक सिंगल वजह है। वो वजह भी समझ में आ जाएगी उस देर में। देखो, जब तुम जानोगे कि वर्थ एडजेक्टिव है वर्थ अगर एडजेक्टिव है तो आपको जानना पड़ेगा कि एडजेक्टिव कौन वाला है। याद रखो, कोई भी एडजेक्टिव दो होते हैं। एक होते हैं एट्रीब्यूटिव, एक होते हैं प्रेडिकेटिव। एडजेक्टिव दो होते हैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव वो होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं, बिफोर नाउन। अगर किसी एडजेक्टिव को नाउन के पहले लिखकर सही किया जा रहा है तो उनको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये टर्म है, पता होना चाहिए। और अगर उनको नाउन के बाद लिखकर हम सही करते हैं तो हम उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये एक टर्म है, इसके बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी एडजेक्टिव अगर है तो एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज होगा या फिर प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज होगा। अगर नाउन के पहले लिखकर सही करोगे तो एट्रीब्यूटिव फॉर्म हो जाएगा, नाउन के बाद लिखकर सही करोगे तो प्रेडिकेटिव फॉर्म हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैंने कहा साहब कि वर्थ एडजेक्टिव है तो जानना पड़ेगा कौन सा एडजेक्टिव है ये। तो ध्यान रखना है, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। कैसा एडजेक्टिव होता है? प्रेडिकेटिव। ये जब भी कभी आपने क्या बोलते हैं एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ा होगा तो ये बात वहाँ आपको पढ़ाई गई होगी। जिससे भी आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता किससे पढ़ा, बट जहाँ भी पढ़ा होगा ये बात आपको जानना जरूरी होता है, बिकॉज एडजेक्टिव के अपने कुछ पर्सनल यूज होते हैं। उन यूजेस के बिहाफ पे ही आपको पढ़ाया जाता है। ये ध्यान रखना है डियर, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है तो ये नाउन के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इस एक एग्जाम्पल इसके लिए भी ले देता हूँ पहले मैंने कहा बेटा कि ही इज अ गुड बॉय। फिर एक एग्जाम्पल लिखा, दिस बॉय इज गुड। ये दो स्टेटमेंट लिखे। एक बात है, ध्यान से देखो, यहाँ भी गुड लिखा है नाउन के पहले, यहाँ भी गुड लिखा है नाउन के बाद। तो नाउन के बाद है इसलिए ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। बोलिए हाँ। तो पहले टर्म को सीखिए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये नाउन के पहले है इसलिए ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो वैसे मैंने कहा बेटा जो वर्थ होता है ये एक एडजेक्टिव होता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब नाउन के बाद आएगा। एक सेंटेंस लिखा मैंने कि दिस इज, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। दिस इज आ, दिस इज आ लिखना था भाई। दिस इज आ वर्थ सीइंग टेम्पल। ये एक स्टेटमेंट है जिसका एग्जाम में पूछा गया था कि सेंटेंस सही है गलत। दिस इज आ वर्थ सीइंग टेम्पल। अब लड़के ने क्या किया, रट्टा मार लिया कि तो सर ने समझाया है कि भाई वर्थ के बाद, माइंड के बाद, बिजी के बाद ना, स्टार्ट के बाद, स्टॉप के बाद हम जीरन फॉर्म लगाते हैं। एकदम आंख बंद करके लड़का सीखता है। ये भूल जाता है कि भाई जीरन फॉर्म लगता उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट के पहले हो जाए या नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट के साथ हो जाए। तो या इसको दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं कि जहां एक्शन इज नीडेड, वेयर एक्शन इज नीडेड, एक्शन इज रिक्वायर्ड, वी यूज जीरन। लेकिन जहां डूअर इज इंपॉर्टेंट वी यूज इंफिनिटिव। अब एक बात समझो, वर्थ के बाद जीरंट आती है, ये बच्चे ने याद कर लिया और हर किताब में लिखा है। तुम इंडिया की कोई भी किताब खोजो, उस किताब में आपको मिलेगा कि वर्थ के बाद जीरंट। तो देखो वर्थ के बाद जीरंट आ गया।
तो आपके हिसाब से या उस किताब के हिसाब से ये सेंटेंस सही होना चाहिए, लेकिन आप एक एडिशनल बात मिस कर रहे हैं। वो बात बड़ी बेसिक सी थी, वो ये कि कोई भी दुनिया में एडजेक्टिव होगा, उसके यूज करने के दो ही तरीके होंगे, एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव। तीसरा तरीका नहीं हो सकता। अगर दो ही तरीके होंगे तो मेरे भाई ये जो वर्थ है, तुम देखो कैसा यूज हुआ है, टेम्पल नाउन है, तो नाउन के पहले आया है, तो ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन नाउन के पहले आया, नाउन के बाद, नाउन के पहले आया है। और मैंने क्या कहा कि वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कैसा होता है, प्रेडिकेटिव होता है। तो प्रेडिकेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नाउन के बाद आएगा। अगर नाउन के बाद आएगा तो भैया नाउन के बाद लिखना पड़ेगा, तो नाउन के बाद लिखो, लेकिन आपने तो नाउन के पहले लिख दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये उसी को पता लगेगा डियर जो व्यक्ति ये समझता होगा कि किसी भी एडजेक्टिव को हम दो ही एंगल से यूज कर सकते हैं, प्रेडिकेटिव फॉर्म में या एट्रीब्यूटिव फॉर्म में। आइए इसको जब सही करेंगे तो सही करके कैसे लिखेंगे बेटा, टेम्पल को बाहर कर लो, तो लिखना पड़ेगा दिस टेम्पल इज वर्थ सीइंग। दिस टेम्पल इज वर्थ सीइंग, ये टेम्पल देखने लायक है, ये मंदिर देखने लायक है। वर्थ का मतलब देखने लायक। तो देखो अब इस बार क्या हुआ कि टेम्पल नाउन है जिसके लिए कहा जा रहा है एडजेक्टिव, ये लायक है मंदिर, किस लायक है मंदिर, देखने लायक। ये एडजेक्टिव उसी नाउन का है जिसके बगल लिखा है, लेकिन उसके बाद लिखा है, और होना भी बाद में ही चाहिए क्योंकि प्रेडिकेटिव फॉर्म में होना चाहिए। मैं एक सवाल आपको छोड़ के जा रहा हूँ, इस मतलब इस जो स्लाइड है, इस स्लाइड में एक सवाल आपसे मैं चाहता हूँ। जो भी ऑडियंस हमको देख रही है, अभी तो रिकॉर्डेड है ये, अभी जब ये लाइव होगा मतलब अपलोड किया जाएगा वीडियो, तो आपके सामने जब भी वीडियो जाए तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना भी टीचर को जानते हो, जितना भी स्टूडेंट को जानते हो, सबसे ये बात जरूर जानने का प्रयास करना, ताकि आपकी भी लर्निंग बढ़े और लोगों की भी लर्निंग आपके माध्यम से बढ़ जाएगी। वो क्या बेटा, वो ये, इस जो सीइंग वर्ड है, सीइंग, आपने कहा था वर्ड के बाद जीरंड आती है, तो देखो वर्ड के बाद जीरंड लिखा है मैंने, वर्ब के एनजी फॉर्म। जानना ये है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर इसकी आपने पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया सही सही, तो मैं आपको 551 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा। देखो ये संस्था देगी कि नहीं देगी, घटना चक्र देगी या नहीं देगी मुझे नहीं पता, मैं कमिटमेंट भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मैं आपको 551 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा। इसलिए नहीं कि तुमने बता दिया, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कम से कम शहर में या जो भी लोग इंग्लिश के लर्नर हैं वो एटलीस्ट कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, हर शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने का प्रयास करते हैं, वो घुसते हैं चीज़ों के अंदर, गहराई में जाते हैं। और मुझे गहराई में जाने वालों को बहुत मोहब्बत है मुझे लोगों से। मैं चाहता हूँ कि आप गहराई में जाएं, जो करो गहराई से करो। तुम मोहब्बत भी कर रहे हो ना बेटा, तो मोहब्बत भी गहराई में जाके करो, मजा आ जाएगा मोहब्बत का। तो ऐसे अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई भी गहरे में उतर के करो, तो आपको उस पढ़ाई का टेस्ट आएगा, लगेगा वास्तव में सर पढ़ाई क्या चीज़ है, वरना वो बोरिंग सा लगेगा। तो मैं इसलिए मैं आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। अगर आपने इसका आंसर दिया सही सही, तो उस आपके एफर्ट को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं बाय गिविंग 551 रुपीज, 551 का नगद पुरस्कार दूं। ठीक, आप यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं, गूगल पे भेजिएगा, मैं गूगल पे करूं, ठीक है। चल आ जाओ भाई, वर्थ हो गया। देखो एक रिस्क था, जैसे मैंने कहा कि आई कांट रिस्क टू ओपन अ आई कांट रिस्क टू ओपन अ ग्रोसरी स्टोर। अच्छा सोचो, रिस्क क्या कोई वर्ब अकेले एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब भी कहते हैं मैं रिस्क नहीं ले सकता या मैं रिस्क ले रहा हूं, तो रिस्क किस चीज का ले रहे हैं? कोई एक्शन साथ में और होगा उस चीज को करने का रिस्क। तो जो आप जब रिस्क बोलते हैं तो रिस्क के साथ कोई ना कोई एक एक्शन और एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। मतलब रिस्क कभी अकेले नहीं हो सकता। मैं कोई कहे मैं रिस्क नहीं लूंगा, बोले साहब किस चीज का, बोले रिस्क नहीं लूंगा, अरे क्या समझ में आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि रिस्क को कंप्लीट मीनिंग है ही नहीं है। तो रिस्क जिस 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 मूवमेंट से
आप ग्रॉसरी स्टोर खोलने का प्लान कर रहे हो, उसी मोमेंट से रिस्क भी तो स्टार्ट है। मतलब रिस्क एक ऐसा एक्शन है जो इसी के साथ एसोसिएट होके चलेगा। कैसे? पैरेलल। यस या नो? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो रिस्क होता है वर्ब, वो किसी दूसरे एक्शन के साथ पैरेलल चलती है। मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब इसी फाइनाइट वर्ब के साथ चलेगी। इसका मतलब जब दोनों एक साथ होते हैं तो जीरन लिखते हैं बेटा। टू ओपन हटाओ और ओपनिंग करो। बोलो हाँ। ठीक, आ जाओ। फिर मैंने कहा कांट हेल्प, एक फ्रेज है वहां बेटा। कांट हेल्प बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज होती है। कांट हेल्प एंड कुडंट हेल्प। इसका मतलब होता है रहा नहीं जाता। कांट लिव विदाउट। कांट लिव विदाउट, ये इसका मीनिंग है। आइए, मैंने कहा ही कांट हेल्प टू स्माइल। फिर हमने कहा ही कुडंट हेल्प टू स्पीक। जरा फोकस करिएगा। कांट हेल्प का मतलब तुम वो वाली मीनिंग मत निकालना जो तुम समझते हो, क्या कि हेल्प का मतलब सहायता करना। एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, ऐसा आप भी मानते हैं। बढ़िया। तो कांट हेल्प एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कांट लिव विदाउट, मतलब रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता। जैसे किसी ने कहा साहब इस लड़के से बिना मुस्कुराए रहा नहीं जाता, ये हर बतिये मुस्कुरा देता है। होगा कोई प्रॉब्लम उसकी बॉडी में लोचा, ये लड़का बिना मुस्कुराए रहता ही नहीं। तो इसमें कहा कि ये लड़का बिना मुस्कुराए नहीं रह सकता, तो ही कांट हेल्प। तो अब कांट हेल्प नहीं रह सकता मतलब किस चीज के बिना? किसी एक्शन के बिना। तो एक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या लगाओ? स्माइलिंग। तो ही कांट हेल्प स्माइलिंग। वैसे यहाँ पर ही कुडंट हेल्प, बस ये पास्ट, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? टू स्पीक की जगह। अब इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा? कि ये लड़का बिना बोले रह नहीं सकता, रह नहीं सका, मतलब कुड पास्ट की बात है। ये लड़का बिना बोले रह नहीं पाया। एक बात लेकिन जान लेना, कांट हेल्प और कुडंट हेल्प के बाद, कांट हेल्प एंड कुडंट हेल्प के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करें और चेंज करके ऐसे लिखें। मैंने कहा ही कांट हेल्प बट टू स्माइल। फिर कहा ही couldn't help but to speak। ये दो स्टेटमेंट हमने बोले। देखो भाई, मैंने कहा कांट हेल्प के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर कभी कांट हेल्प के बाद, याद रखिएगा, अगर बट लिख दिया गया तो फिर इसके आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। यही बात कांट हेल्प के साथ है और यही बात कुडंट हेल्प के साथ है। एक बात ये, अगर बट नहीं लगा है, सिर्फ कांट हेल्प है, तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइएगा। यही कुडंट भी है। तो कांट हेल्प और कुडंट हेल्प के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन अगर बाद में बीट बट लगा दिया आपने तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो यहाँ पे कांट हेल्प बट लगा दिया, मीनिंग वही रहेगी, बस इसको काट के क्या करना पड़ेगा? स्माइल फर्स्ट फॉर्म। इसको काट के क्या करना पड़ेगा? स्पीक फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब आप चाहे ये बोलो कि ही कांट हेल्प बट स्माइल या ही कांट हेल्प स्माइलिंग। वैसे यहाँ पर ही कुडंट हेल्प बट स्पीक या ही कुडंट हेल्प स्पीकिंग।
ये दो तरीका है बेटा एक ही सेंटेंस में लिखने का, ठीक है। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते। आई थिंक ऑलमोस्ट तो हो ही गया है, ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है। आइए अब कुछ जीरंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ केस देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ केस देखते हैं। मैंने कहा इट बीइंग टेस्टी अट्रैक्ट एवरीवन। फिर मैंने कहा कमिंग लेट enraged द टीचर। ये दो स्टेटमेंट है, हम लोगों को इसके आंसर करने हैं कि ये सेंटेंस सही है गलत। मैं 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूं आपको, एक बार आप सोचें और बताएं कि ये स्टेटमेंट सही है गलत। चलिए मैं अब एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। सुनिएगा जरा। देखो एक बात बेटा, बड़ी मोटी मोटी सी बात है। क्या, मान लो ये वर्ब है, वर्ब के पहले जो भी आप नाउन या फिर प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का बोलिए हाँ। वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे वो क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का, बोलिए हाँ। आइए, ये है बेटा वर्ब। तो इस वर्ब के पहले कोई तो होगा नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट काम कर रहा होगा। अच्छा, जो सब्जेक्ट होगा हम क्या समझेंगे कि वही आदमी उस काम को करेगा। जैसे ये काम हो रहा है अट्रैक्ट करने का, आकर्षित करने का, तो यहाँ कोई तो होगा जो आकर्षित करने का काम कर रहा होगा। जैसे एक चीज तो नहीं होगा, क्या? टेस्टी। टेस्टी किसी भी हालत में नाउन प्रोनाउन नहीं हो सकता। टेस्टी तो किसी चीज का टेस्ट है, इसका मतलब किसी चीज के बारे में बता रहा है कि ये आइटम कैसा है? टेस्टी। मैंने कहा सब्जी कैसी है? टेस्टी है। तो टेस्टी किसी व्यंजन की क्वालिटी है, एंड द नेम ऑफ क्वालिटी इज एडजेक्टिव। यस नो, दैट इज टेस्टी। अब जरा आ जाओ, हमको पता है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कोई तो होगा। यहाँ पे एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, कोई तो है जो अट्रैक्ट कर रहा है। तुम बताओ सोच के, इट का मतलब कोई डिश मान लो, कोई खाने वाली डिश होगी। आप ही सोच के बताओ कि क्या वो डिश अट्रैक्ट करती है सबको, या उसका टेस्टी होना? मतलब क्या अट्रैक्ट कर रहा है, वो चीज या उस चीज का टेस्टी होना? सोचो, जस्ट थिंक ओवर इट कि क्या करना चाहिए, कि हम वो चीज अट्रैक्ट करती है या उस चीज का टेस्टी होना अट्रैक्ट करता है? आखिर क्या अट्रैक्ट करती है? इट बीइंग टेस्टी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, या मतलब इट अट्रैक्ट्स एवरीवन, या बीइंग टेस्टी उसका टेस्टी होना? आप एक चीज बताओ, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो समोसा है, एक डिश का नाम ले लेते हैं। समोसा बहुत लोग बनाता है, आपके गांव मान लो 10 दुकानें हों, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हर दुकान का समोसा खूब बिकता है? नहीं। उसमें से ऐसा कोई दुकान होगा जो बड़ा फेमस होगा समोसे के लिए, और वहां समोसे की लाइन लगती होगी। सही कह रहा हूं? इसका मतलब अगर समोसा डिश ही अट्रैक्ट करता, तो समोसा तो बहुत लोग बेच रहा है, तो सबकी दुकान पे भीड़ क्यों नहीं है? इसका मतलब साहब, अट्रैक्ट करने वाला काम अगर वो डिश करता, तो हर दुकानदार जो समोसा बेच रहा है उसको अट्रैक्ट करता। इसका मतलब समोसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, समोसा हर जगह बिक रहा है। समोसे का जो टेस्ट है वो हर जगह नहीं है, वो किसी एक दुकान पे है। इसका मतलब एक उसका टेस्टी होना अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट फिर ये नहीं हो सकता। सब्जेक्ट कौन रहा होगा? फिर ये रहा हो, क्योंकि दो ही आदमी सब्जेक्ट बन सकते थे, एक ये एक ये तो पॉजिटिव। तो जो बीइंग टेस्टी, टेस्टी होना, वही चीज तो अट्रैक्ट कर रही है। अगर ये सब्जेक्ट है तो तुमको पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रही है? सब्जेक्ट का।
और ये बात आपको बचपन में किसी ने बताया होगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिस दिन सब्जेक्ट का काम करेगी उस दिन उसको हम नाउन बोला करेंगे। तो अगर ये सब्जेक्ट काम कर रही है तो ये नाउन होगी, और उसी नाउन का एक एडिशनल नाम होगा। क्या नाम होगा बेटा? उस नाउन को हम क्या बोलेंगे? अपनी भाषा में जीरंड बोल देंगे। यही है कि कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट काम करे तो वो नाउन है, और उस पर्टिकुलर नाउन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरंड है। तो यही जीरंड है। अब जब तुम जान जाओगे कि चलो जीरंड हो गया, देखो हमें ये जान गए कि भाई चलो बीइंग सब्जेक्ट है मतलब नाउन है। अगर ये नाउन है तो फिर इट क्या है? प्रोनाउन। और आपको पता है बेटा कि नाउन के बगल क्या हम प्रोनाउन बैठा सकते हैं? क्या नाउन के बगल हम प्रोनाउन को बैठा सकते हैं? आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि प्रोनाउन की परिभाषा है इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नॉट विथ नाउन। ये विथ नाउन है, नाउन के साथ आ रहा है, जबकि आना कहाँ चाहिए? नाउन के स्थान पर। तो हमको पता है कि नाउन के बगल प्रोनाउन तो नहीं बैठ सकता। अच्छा, कौन बैठ सकता है? तो बैठने की कैटेगरी में कौन आएगा बेटा? एडजेक्टिव। कौन आएगा? एडजेक्टिव। तो इट का एडजेक्टिव, किसी भी प्रोनाउन का एडजेक्टिव क्या होता है? उसका पॉजेसिव केस, जैसे ही का हिज, शी का हर, दे का देयर, इट का इट्स, ना वी का अवर। ये जितने भी पॉजेसिव केस होते हैं, पॉजेसिव केस क्या काम करते हैं? एडजेक्टिव का। तो इट गलत है बेटा, और इस इट को हटा के यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? इस इट को हटा के यहाँ पे आप लगा दो इट्स, पॉजेसिव केस, तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव, इस नाउन के लिए। तो हो गया इट्स बीइंग टेस्टी। ये ITS लिखा है, अच्छा ये भी समझ लो, नहीं बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। एक होता है बेटा ITS और एक होता है IT', ये पॉजेसिव केस होता है एडजेक्टिव जो लिखा है वहाँ। ये पॉजेसिव केस नहीं होता, इसको भी पढ़ते इट्स हैं, लेकिन ये पता है किसके इक्विवेलेंट है? ये होता है बेटा इट इज या इट हैज या इट वॉज, कुछ भी हो सकता है। इट्स कहीं लिखा है तो ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का, इट हैज का या इट वॉज का, कुछ भी लिखा हो आप ऐसे लिख सकते हो। तो वो एक अलग चीज है। हमको यहाँ एडजेक्टिव चाहिए तो एडजेक्टिव लगाओ इट्स, करेक्ट है। तो इट्स बीइंग टेस्टी, इसका टेस्टी होना, इट्स का मतलब इसका टेस्टी होना अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। तो आपने देखा पहले कि इस वर्ब का सब्जेक्ट ये नहीं था, यही था। कैसे था, क्यों था, हमने समझा दिया। एक बार इस तर्ज पर एक बार जरा इस सेंटेंस को करने का प्रयास करिए। 10 सेकंड की विंडो आपको फिर से दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे बेटा तो अच्छा लगेगा आपको। आपको लगेगा हाँ सर वास्तव में हम जीरंड या इन सब के क्वेश्चंस को हम सीख पा रहे हैं, तो मुझे भी बेहतर लगेगा भाई चलो मैं सिखा पा रहा हूँ। क्योंकि बाकी तो देखो पढ़ा के तो बहुत लोग चले गए होंगे आपकी लाइफ में, पार्टिसिपल को, जीरंड को, सिर्फ वर्ब के आईएनजी फॉर्म में जीरंड और वर्ब के एनजी फॉर्म पार्टिसिपल, इतना बोल के तो बहुत लोग निकल गए होंगे। लेकिन जो हकीकत है पार्टिसिपल और जीरन की वो जानिए। चलिए देखिए, अगर मैं इसी तर्ज पे इस चीज को सोचता तो क्या करता। देखिए फिर से देखिए बेटा, ये क्या है? वर्ब है। अगर ये वर्ब है, इनरेज का मतलब होता है किसी को आवेशित करना, गुस्सा दिलाना। अगर ये वर्ब है, इस वर्ब के पहले क्या लिखा होगा? सब्जेक्ट। अच्छा, लेट एक एडवर्ब है, आपको पता है लेट आना एक क्या है? एडवर्ब है, आने की क्वालिटी है। कैसे आ रहा है? लेट आ रहा है, तो ये तो एडवर्ब है। ये तो इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा नहीं। अच्छा, सब्जेक्ट बनने के लिए दो ही लोग वैलिड है, एक ही और एक कमिंग। तुम बताओ ये आदमी ने ही इनरेज कर दिया टीचर को या इसका लेट आना इस हरकत ने कर दिया? आखिर अगर टीचर इनरेज्ड हो गया तो किसने किया? उसी आदमी ने इनरेज कर दिया या उसके लेट आने ने? ठीक है, आइए, ही कमिंग लेट इनरेज। अब जरा सोचिए, ये आदमी अगर गुस्सा दिलाता, इस आदमी को जब जब आप देखेंगे तब तब गुस्से में आते, लेकिन इस आदमी ने गुस्सा बिल्कुल नहीं दिलाया, इसके लेट आने ने, इस हरकत ने टीचर को गुस्से में ला दिया। इसका मतलब है कि इसका जो वर्ब का सब्जेक्ट है, ये आना, उस एक्टिविटी ने गुस्सा दिलाया है। दैट मीन्स यही सब्जेक्ट है, और यही सब्जेक्ट है तो यही क्या हो जाएगा? नाउन। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन बन गई है तो इसका नाम होता है जीरंड। और आपको पता है कि नाउन के बगल में प्रोनाउन नहीं बैठा करते, तो नाउन के बगल में कौन बैठेगा? एडजेक्टिव। तो उस प्रोनाउन का पॉजेसिव केस क्या होता है?
एडजेक्टिव होता है, तो ही का पॉजेसिव केस हिज, तो आंसर हो गया हिज कमिंग लेट इनरेज द टीचर, उसके लेट आने की हरकत ने टीचर को क्या कर दिया, इनरेज कर दिया, मतलब बहुत ही आवेशित कर दिया। अब ये एक मैंने सेंटेंस कहा, आई फाउंड हिम लॉकिंग द डोर, एक स्टेटमेंट, आई आई objected to him locking the door। लीजिए भैया, बिल्कुल मिलता जुलता एग्जाम्पल दिया है मैंने। अच्छा, एग्जाम्पल को भी सेम रखा है लुक में दोनों में, ताकि आपको जो सेंटेंस की गहराई है वो आप फील कर जाए। एक बार आप ट्राई करो कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है। एक बार आप ट्राई करो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है। थोड़ी तेजी दिखाइए और करिए आंसर। हाँ भाई, देखिए मैं आंसर करता हूँ। देखो, कोई बंदा था, आपने उसको देखा जब, तो वो बंदा किसी घर का दरवाजा लॉक कर रहा था। आई फाउंड हिम, आई फाउंड हिम मतलब आपने जब देखा होगा उसको, तो बंदा क्या कर रहा था, डोर लॉक कर रहा था। एक बात बताओ, फाउंड तुम किसको की, किसको पाए, इस आदमी को या लॉक करने को, इस आदमी को। इस फाउंड का ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हिम। बोलिए हाँ, इस फाउंड का ऑब्जेक्ट ये लड़का है। अच्छा, जब आपने इस लड़के को पाया, सुना, देखा, तो उस वक्त ये लड़का ही वॉज लॉकिंग द डोर। इसका मतलब जो आगे की बात लिखी गई है ये इसी लड़के के बारे में है कि व्हाट ही वॉज डूइंग एट दैट टाइम व्हेन यू फाउंड हिम। तो आप बोलेंगे सर ही वॉज लॉकिंग द डोर एट दैट टाइम व्हेन आई फाउंड हिम। इसका मतलब है कि जो आगे की बात लिखी गई है ये इसी व्यक्ति का अपना डिस्क्रिप्शन है, इसी व्यक्ति का अपना एक्शन है। इसका मतलब इस बार ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसी प्रोनाउन के बारे में बता रही है कि आखिर वाला काम कौन कर रहा है, यही कर रहा था। इसका मतलब है कि अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एडजेक्टिव। और आपको ये बात पता है कि अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके बारे में बताए, उसको एडजेक्टिव बोलना पड़ेगा। और उसी एडजेक्टिव को अंग्रेजी में एक दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई नया टर्म नहीं है, वो आपके लिए वही है जो पहले से एडजेक्टिव हुआ करता था, बस एक नया नाम दे दिया गया कि कोई वर्ब अगर एडजेक्टिव का काम करे उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल दिया करिए, आईएनजी फॉर्म। तो ये जो लॉकिंग है वो उसी हिम का अपना डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं है, पाया किसको, इस आदमी को, ये ऑब्जेक्ट ये है। व्हाट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है भैया, इसी वर्ब का whom या what का जो रिप्लाई होता है ना, वही आपको क्या देता है बेटा, ऑब्जेक्ट। जरा सेकंड पे आओ, ये कह रहा है आई ऑब्जेक्टेड, मैंने ऑब्जेक्शन लिया। आप जरा सोच के देखो, इस आदमी का ऑब्जेक्शन है, विरोध है, किससे है, इस आदमी का विरोध इस आदमी से है या इसके लॉक करने से है। इस आदमी का विरोध इस आदमी से है या इसके डोर लॉक करने से है। तो आप कहेंगे सर इस आदमी का जो विरोध है वो इस आदमी से नहीं है, मुझे इस आदमी से कोई समस्या नहीं है, बस ये आदमी डोर लॉक ना करे, मतलब इसका डोर लॉक करना इससे मुझे परहेज है, ये आदमी डोर लॉक ना करे चाहे जो कर ले। इसका मतलब बेटा कि आई ऑब्जेक्टेड टू हिम, मेरा ऑब्जेक्शन इस पर्सन से बिल्कुल नहीं है, मेरा ऑब्जेक्शन इस पर्सन के लॉक करने से है। इसका मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल नहीं है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इसका डोर लॉक करना है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर क्या है, ये नाउन है। और आपको पता अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिस दिन नाउन का काम करेगी उसको क्या बोलना पड़ता है, जीरंड। तो इस बार इस लॉकिंग को क्या बोलना पड़ेगा, जीरंड। जरा ध्यान से देखिए, ये लॉकिंग यहाँ जीरंड है,
यही लॉकिंग यहाँ एडजेक्टिव है, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बेटा कि अगर आप ये नहीं जानोगे कि वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रही है, आप गलत सही का फैसला कर नहीं पाएंगे। जब जान जाएंगे कि साहब ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है, तो नाउन के बगल में प्रोनाउन कैसे बैठा है? यस या नो? नाउन के बगल में प्रोनाउन तो नहीं बैठेगा। अब नाउन के बगल कौन बैठेगा? एडजेक्टिव। तो आई ऑब्जेक्टेड टू हिज लॉकिंग द डोर, मैंने विरोध किया उसके डोर लॉक करने पर। हिज लॉकिंग द डोर, हिज लॉकिंग द डोर, मुझे उसके डोर लॉक करने पर विरोध था, ऑब्जेक्शन था। तो मेरा विरोध, मेरा ऑब्जेक्शन उस आदमी से नहीं था, बल्कि उसके एक्शन से था कि तुम ये वाला काम ना करो। इसका मतलब उस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, तो नाउन है, और नाउन के बगल प्रोनाउन नहीं बैठेगा, एडजेक्टिव बैठेगा, तो हिज करना। यहाँ देखो नाउन, ये नाउन नहीं था, ये एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव नाउन के बगल ही बैठता है, प्रोनाउन के बगल ही बैठता। तो ये हिम सही है, मतलब ये सेंटेंस सही था, बट ये सेंटेंस रॉन्ग। तो रॉन्ग को राइट कैसे किया, आई होप बात समझ में आ गई होगी। आइए, जीरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल की केस आपने देख ही लिए। एक केस आपको दिखा देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल। जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करें कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करें। डिफरेंस क्यों पढ़ना पड़ रहा है वो समझो पहले। तो अब देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है भैया वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, बोलो हाँ। पास्ट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, बोलो हाँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, इन दोनों से बनता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही होती है, क्योंकि पार्टिसिपल कोई भी हो वो काम क्या करता है बेटा? एडजेक्टिव का, बोलो हाँ। पार्टिसिपल कोई भी हो वो काम क्या करता है? एडजेक्टिव का। सवाल ये है कि सर ये बताइए, अगर पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और सेंटेंस में कहीं एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो हम क्यों प्रेजेंट यूज़ करें, इसी से काम चला लें, या हम क्यों इसको इसको यूज़ करें, इसी से काम चला लें? ये मन में आ सकता है कि एडजेक्टिव चाहिए, कोई भेज दो। नहीं, एडजेक्टिव तो ये भी है वो भी है, कोई नहीं भेज सकते। दोनों में फ़र्क है, वही फ़र्क समझना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा एक्टिव मीनिंग आपको देगी। कैसी मीनिंग देगी? एक्टिव मीनिंग। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा आपको पैसिव मीनिंग देगी, बोलिए हाँ। पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग देगी और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग देगी। अब ये एक्टिव पैसिव मीनिंग समझ कैसे पाएंगे? आइए इस बात को छोटा सा एग्जांपल में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमने एक सेंटेंस लिखा, एक वर्ड लिखा चेयर, और इसके पहले लिखा एक ऑप्शन लिखा ब्रेकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और एक ऑप्शन लिखा ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है नाउन। अच्छा, नाउन के पहले कौन बैठेगा? एडजेक्टिव। और आपको पता होगा कि ब्रेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वो भी एडजेक्टिव है, और ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल वो भी एडजेक्टिव है। तो मतलब ग्रामेटिकली दोनों सही लिखे गए हैं कि एडजेक्टिव आना चाहिए और एडजेक्टिव आया भी है। सवाल ये है कि प्रेजेंट का यूज करें कि पास्ट का यूज करें। एक बात बताओ, मैंने कहा प्रेजेंट तब लगाओ जब एक्टिव मीनिंग हो। एक्टिव मीनिंग का मतलब समझो। एक्टिव मीनिंग का मतलब ये कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब का मतलब काम करना, सब्जेक्ट मतलब वो करने वाला। अगर ये आदमी खुद ही ये काम करता है तो इसको बोलते हैं एक्टिव मीनिंग। अगर ये आदमी इस काम को नहीं करता बल्कि इसके ऊपर किया जाता है तो इसको बोलते हैं पैसिव मीनिंग। आओ तुम बताओ, क्या चेयर खुद ही ब्रेक करेगी या चेयर को तोड़ा गया होगा? अगर तुम लिखते हो ब्रेकिंग चेयर, इसका मतलब चेयर खुद ही ये काम कर रही है। अगर आप लिखते हो ब्रोकन चेयर, इसका मतलब चेयर कर नहीं रही है बल्कि चेयर को तोड़ा गया होगा। तो बताओ कौन सा सही होना चाहिए? चेयर खुद ही तोड़ेगी
या चेयर को तोड़ा गया होगा। तो आप कहेंगे सर चेयर को तोड़ा गया होगा, चेयर काहे तोड़ेगी, वो तो लिविंग पर्सन है नहीं। इसका मतलब बेटा कि अगर तुम जान ही गए हो तो आंसर भी सही हो गया, ब्रेकिंग गलत है, ब्रोकन सही है। यही पैसिव मीनिंग है। तो पैसिव मीनिंग का मतलब वो काम उसके ऊपर हो रहा है, तो पैसिव मीनिंग। अगर वो खुद ये काम कर रहा है तो एक्टिव मीनिंग। चेयर खुद तो करेगी नहीं, एक्टिव मीनिंग होगा नहीं, इसके ऊपर किया जाएगा, तो पैसिव मीनिंग ब्रोकन चेयर। मैंने कहा अमेजिंग वैरायटी एंड अमेज्ड वैरायटी। एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया भैया शॉकिंग न्यूज एंड शॉक्ड न्यूज। ये दो फिर से लिखे गए हैं आपके सामने, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, अमेजिंग अमेज्ड और शॉकिंग और शॉक्ड। आपको बताना बस ये बेटा कि इन दोनों में मतलब किसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल सही होगा, किसमें पास्ट पार्टिसिपल सही होगा। चलिए आइए आपको हम जवाब दे देते हैं, फिर सोच लिया हो तो। देखिए लिखा है अमेजिंग वैरायटी एंड अमेज्ड वैरायटी। फिर से वही बात, अगर ये खुद ये वाला काम कर रहा होगा तब तो अमेजिंग एक्टिव मीनिंग, या अगर इसके ऊपर किया जा रहा होगा तो फिर अमेज्ड। आप सोच के बताओ, वैरायटी का मतलब जैसे आप सेब की दुकान पर गए, कपड़े की दुकान पर गए, तो कपड़े की कई वैरायटी होती है ना, कई मेल। तो वैरायटी आपको अमेज करता है, अमेज का मतलब सरप्राइज करना। वैरायटी आपको अमेज करता है या आप वैरायटी को करते हो? जाहिर सी बात है वैरायटी आपको करता है। क्यों? इतनी वैरायटीज आप देखते हो कपड़ों की, तो आपका मन करता है भाई ले लूं मैं भी काटूं। इतनी जूतों की वैरायटी देखते हो, आपको लगता है गजब का, इतना जूता मैंने कभी देखा ही नहीं, इतनी वैरायटी, तो आपका मन करता है लेने का। इसका मतलब है कि वैरायटी वास्तव में आपको अमेज करती है, आपको सरप्राइज करती है, इसलिए होगा क्या अमेजिंग वैरायटी, ना कि अमेज वैरायटी। वैसे यहाँ पर न्यूज आपको शॉक करती है या न्यूज को आप शॉक करते हो, क्या होना चाहिए? न्यूज आपको शॉक करती है, सरप्राइज करती है, आप न्यूज को कर देते हो। तो न्यूज हमको करती है। न्यूज सुनते ही हम लोग क्या होते हैं, बड़ा सरप्राइज होते हैं, अरे ये क्या हो गया। जितने भी न्यूज होते हैं वो आपको सरप्राइज करते हैं, ना कि आप न्यूज को सरप्राइज करते हैं। इसका मतलब अगर ये खुद ही काम कर रहा है तो एक्टिव मीनिंग, ना कि पैसिव मीनिंग। शॉकिंग न्यूज जैसे अमेजिंग वैरायटी। आई होप कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग में प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।